हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं क्लास 10 का साइंस सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर जीवों का विकास, इवोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लेसन। तो अध्याय 1 जीवों का विकास, इवोल्यूशन। अध्याय 1 जीवों का विकास, इसको इवोल्यूशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जीवों का विकास होता है क्या है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि जीव क्या होता है। तो ऐसे सजीव जिसमें श्वसन, प्रजनन एवं उत्सर्जन की क्रिया होती है उसको जीव कहते हैं। और विकास क्या होता है? विकास को एक तरह से आप बदलाव भी कह सकते हैं। कैसे? जैसे कि मैं आप लोगों को एक सिंपल वे में समझाता हूँ। जैसे कि आप वो लोग 5th क्लास में थे, तो 5th क्लास में तो मान लो आपका जो उम्र है वह 10 साल का था। तो जैसे जैसे आप 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 ऐसे करते करते क्या हम 10th क्लास में आ गए। तो ये क्या हो? ये आपका समय के अनुसार क्या है? बदलाव है। ठीक इसी प्रकार जीवों में भी होता है कि जीवों का समय के अनुसार बदलाव को ही जीवों का विकास कहते हैं। या इसको इस प्रकार से भी कहते हैं कि जीवों का समय के अनुसार क्रमिक परिवर्तन को जीवों का विकास कहते हैं। यहाँ पर मैंने क्रमिक वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि कोई भी जीव में भी बदलाव होता है तो वो क्या है? क्रम से होता है। इसलिए जीवों का विकास का अर्थ हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जीवों का समय के अनुसार बदलाव या जीवों का समय के अनुसार क्रमिक परिवर्तन को जीवों का विकास कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर हजारों या लाखों की संख्या में जीवों की प्रजातियां हैं। इनमें से कुछ जीवों से हम सभी परिचित हैं, कुछ के बारे में हमने सिर्फ सुना है। कुछ ऐसे जीव हैं जो विलुप्त हो गए हैं, उनके अवशेष या जीवाश्म से ही उनके होने की पुष्टि होती है। इन्हीं में से एक है डायनासोर। डायनासोर का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो सही बात है कि जो पृथ्वी है, इतना बड़ा ग्लोब है, इसमें हजारों लाखों की संख्या में जीवों की प्रजातियां हैं। अभी प्रजाति क्या होता है? ये प्रजाति एक तरह से क्या होता है? वैरायटी। किसी भी जीव की क्या है? वैरायटी या फिर नस्ल। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि कुत्ता, तो कई कुत्ता क्या होता है? कोई सफ़ेद कलर का होता है, कोई काले कलर का होता है, तो कोई भूरे कलर का होता है, या कोई मिक्स कलर का होता है। तो ये क्या है? ये सभी कुत्ते की क्या है? प्रजातियां हैं। जैसे कि हम लोग क्या है, कुछ जीवों से हम क्या है? परिचित हैं। जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गाय हो गया, या चिड़िया हो गया, या फिर बहुत सारे क्या है जानवर जिससे हम क्या है? परिचित हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जिसके बारे में हमने सिर्फ सुना है। उसका पता कैसे चलता है? उसका पता क्या है? उसके जीवाश्म से पता चलता है। जीवाश्म यानी क्या होता है? जीवों के अवशेष। जीवों के अवशेष को क्या कहते हैं? जीवाश्म। इन्हीं में से एक है डायनासोर। आई होप डायनासोर का नाम आप सभी ने सुना हो। पूरे विश्व में ही नहीं, हमारे देश में भी कई जगह इनके अवशेष समय समय पर मिले हैं, जैसा कि जबलपुर के पास लमेटा घाट में। नर्मदा घाटी में कई जगह इनका प्राकृतिक आवास रहा है। तो क्या है, उस समय क्या है, केवल डायनासोर ही पाया जाता था। क्या है, तो डायनासोर पूरे विश्व में क्या है, पूरे पाया जाता था। तो इसके साथ साथ हमारे देश में भी क्या है, डायनासोर पाया जाता था। इसका जो पुष्टि कैसे होता है? इसके क्या है? जीवाश्म से। जैसे कि क्या है, जबलपुर के पास लमेटा घाट में। ये कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसी प्रकार क्या है, नर्मदा घाटी में इसका प्राकृतिक आवास रहा। अभी आवास क्या होते? तो एक आवास क्या होता है? एक प्रकार से घर। जिस प्रकार से क्या होता है, मनुष्य क्या होता है, अपने मकान या फिर घर में रहता है, ठीक उसी प्रकार क्या है, जीवों का क्या होता है? आवास, अर्थात प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ घर को इसका क्या कहते हैं? प्राकृतिक आवास। हमें पृथ्वी पर अलग अलग जगह इनके अवशेष मिल रहे हैं, तो पता चल रहा है कि ये विविध प्रकार के थे और पृथ्वी पर लगभग 2000 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व इन्हीं जानवरों का राज था। ये स्वाभाविक सी बात है कि केवल उस समय क्या है, 2000 लाख से लेकर 600 लाख वर्ष पूर्व क्या है, जो केवल डायनासोर ही पाया जाता, जिसके कारण केवल क्या है, डायनासोर का ही राज था। एक छोटे से छोटा डायनासोर लगभग 50 सेंटीमीटर का, तो बड़ा डायनासोर लगभग 40 मीटर का था। जैसे इनमें कुछ मांसाहारी तो कुछ शाकाहारी, कोई 2 पैरों पर चलने वाला तो कोई 4 पैरों पर, और कोई उड़ने वाला। चित्र 1। और जो डायनासोर क्या है, जो इसका आकार होता था वो क्या है, 50 सेंटीमीटर से 40 मीटर का होता था।
तो ये 50 सेंटीमीटर लगभग फीट में देखें तो ये कितना होता है, लगभग 1.5 फीट, लगभग 1.5 फीट। तो क्या है, जो डायनासोर का जो आकार होता था वो है 1.5 फीट से लेकर क्या है 131 फीट तक होता था। अब जैसे कि आप लोग अनुमान लगा सकते थे कि डायनासोर छोटे से लेकर बहुत बड़ा होता था। जैसे कि आप लोग चित्र 1 में देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के डायनासोर दिखाया गया है, जिसमें क्या है कई छोटे हैं, कई बड़े हैं, कोई उड़ने वाले। ये क्या है, ये सभी डायनासोर के वेराइटी है, वेराइटी या फिर क्या कहते हैं, ये सभी डायनासोर के वेराइटी है। डायनासोर के समय में और उससे पहले कई प्रकार के पौधे पाए जाते थे, जिनमें से कुछ प्रकार के शैवाल, फर्न, मॉस, साइकस, गिंको आदि पौधे आज भी पाए जाते हैं। यही नहीं, चूहे जैसे स्तनधारी प्राणी भी तब थे और तिलचट्टा कॉकरोच भी। तो क्या है, जो डायनासोर के समय में तथा उसके पहले भी क्या है, ये जो क्या है शैवाल, फर्न, मॉस, साइकस, गिंको, ये सभी पौधे क्या है डायनासोर के समय में भी पाया जाता था और अभी के समय में भी पाया जाता है। इसके साथ साथ कुछ स्तनधारी प्राणी भी थे, जैसे कि तिलचट्टा हो गया और चूहे, ये क्या है डायनासोर के समय में भी पाया जाता था और अभी के भी समय में क्या है पाया जाता है। अब स्तनधारी प्राणी क्या होता है, तो स्तनधारी प्राणी उसे कहते हैं, ऐसे प्राणी जिसमें स्तन होता है उसे क्या कहते हैं, स्तनधारी प्राणी। आज के पक्षियों को तो डायनासोर का छोटा रूप ही माना जा सकता है। इस प्रकार ये सूची बहुत लंबी होती जाएगी। तो सही बात है कि पक्षियों को क्या है डायनासोर का छोटा रूप मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार डायनासोर में क्या विभिन्नता होती है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई उड़ता है, ठीक उसी प्रकार क्या होता है चिड़ियों में भी होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई शाकाहारी होता है, कोई मांस खाता है, कोई दोनों खाते हैं। ये क्या है, पक्षियों में भी क्या होता है, एक विभिन्नता होती है। इसलिए क्या कहते हैं, मतलब इसलिए क्या है, हम पक्षियों को डायनासोर का छोटा रूप मान सकते हैं। डायनासोर की खत्म होते होते विशालकाय हाथी जैसे स्तनधारी और अन्य जीवों की संख्या बढ़ने लगी। तो क्या है, जैसे जैसे क्या है डायनासोर खत्म हो, उसकी क्या है विपरीत क्या है, स्तनधारियों की और अदर जीवों की संख्या में क्या होगा, वृद्धि होने लगी। वर्तमान युग में डायनासोर की युग के जीवों की कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं, परंतु डायनासोर नहीं पाए जाते। आज के समय में कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जैसे मनुष्य और हाथी जो डायनासोर के युग में नहीं थे। आज के समय में क्या है, डायनासोर क्या है पूरे विश्व में नहीं पाए जाते, किंतु केवल उसकी क्या है कुछ प्रजातियां पाए जाते हैं। जैसे कि क्या है मनुष्य और हाथी है क्या है, जो कि डायनासोर के युग में नहीं थे। जरा सोचिए ऐसा कैसे हुआ होगा, कैसे कैसे नए नए जीव बने होंगे या जीवों में परिवर्तन कैसे आया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या आप जानते हैं, गिंको नामक यह पेड़ डायनासोर की युग का है और हिरोशिमा में एटम बम से सब कुछ ध्वंस होने के बाद पहला पनपने वाला सजीव यही था। अब क्या है, जो गिंको नामक पेड़ है वो क्या है डायनासोर के समय में भी पाया जाता था और अभी के समय में भी क्या है पाया जाता है। तो क्या है, जो हिरोशिमा में जब एटम बम गिराया गया था तो जो पहला पनपने वाला जो सजीव था वो क्या है, वो है गिंको नामक पेड़। और हिरोशिमा कहाँ स्थित है, तो बेसिकली हिरोशिमा क्या है जापान में स्थित है। हिरोशिमा जापान का एक नगर है जिसमें क्या है सन 1945 में यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा क्या है हिरोशिमा में एटम बम गिराया गया था। इसको याद रखिएगा, ये आपको जीके में हेल्प करेगा। हमारा अगला टॉपिक है जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हैबिटेट ऑन द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आपने पिछली कक्षा में प्राकृतवास अध्याय से यह जाना था कि किसी भी जीवों के आवास में उनकी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति होती है, अर्थात भोजन, प्रजनन एवं सुरक्षा। अपने क्लास 9th में पढ़ा होगा इन प्राकृतवास अध्याय में कि कोई भी जीव है या फिर किसी भी जीव है, उसके जो बेसिक नीड होता है वो है भोजन, प्रजनन एवं सुरक्षा। क्यों? क्योंकि भोजन जीने के लिए आवश्यक होता है, प्रजनन अपने समाज उत्पन्न करने के लिए, तथा सुरक्षा, यदि सुरक्षा रहेगा वजह तभी उस पर्टिकुलर जीव की क्या होगा ग्रोथ होगा, वृद्धि होगा, ताकि उसके एक नए प्रजाति क्या है सामने आएगा। तो इसके लिए यह बहुत आवश्यक होता है किसी भी जीव के लिए भोजन,
प्रजनन एवं सुरक्षा। आवास में पर्याप्त संसाधन की उपस्थिति होने से उनकी संख्या में वृद्धि होती है। यदि ये पर्याप्त संसाधन मिलेगा तो क्या है, किसी भी जीव में क्या होता है, वृद्धि होता है। हम यह भी देखते हैं कि कुछ प्रजातियों की संख्या बहुत बढ़ रही है तो कुछ की तेजी से घट रही है। हमारे देश में बाघों की संख्या भी इतनी कम हो चुकी है कि बाघों की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है। जैसे कि कोई भी जीव क्या होता है, किसी भी जीव की संख्या में क्या है, तेजी से वृद्धि होती है, तो क्या है, उसके जो विपरीत जीव होते हैं उसमें क्या होता है, तेजी से घटते जाता है। ठीक इसी प्रकार इसमें बताया गया है कि हमारे देश में क्या है, बाघों की संख्या में क्या है, बहुत कमी आ चुकी है, जिसके कारण ये इसकी प्रजाति क्या है, वो है खत्म होने की कगार पर है। ऐसे ही बाज, सोन चिड़ैया तथा कई अन्य जीवों के साथ भी है। ठीक इसके विपरीत मनुष्य की संख्या इतनी ज़्यादा है कि मनुष्य के आवास में संसाधनों की कमी होने लगी है। तो इसमें बताया गया है कि मनुष्य की संख्या क्या है, डे बाय डे कितना है, बढ़ रहा है, किंतु क्या है, उसके जो विपरीत जीव है, जैसे कि यहाँ पर दिखा है बाज, सोन चिड़ैया तथा अन्य जीव की संख्या में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो देखते हैं कि क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर कोई असर पड़ रहा है। तो इसको आप इस प्रकार से समझते हैं, जैसे कि क्या है, मनुष्य, तो मनुष्य क्या है, डे बाय डे इसका क्या हो रहा है, पॉपुलेशन क्या है, इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण क्या है, संसाधनों की कमी हो रहा है। तो क्या है, जंगल काटे जा रहा है, जिसके कारण से उसको रहने उपयोग बना रहा है, रहने के लिए उपयोगी बना रहा है, जिसमें अलग अलग फैक्ट्री या फिर कोई क्या है, खेती किसानी कर रहा है। तो ये क्या है, उस जगह में क्या हो रहा है, कमी, जिसके कारण क्या है, उस जानवरों क्या है, उस जंगल के जानवर क्या हुआ है, अफेक्ट हो रहे हैं, जिसके कारण उसकी प्रजातियों में क्या है, कमी हो रही है। ठीक इसी प्रकार बता रहा है कि मनुष्य की बढ़ती आबादी के बाघों की संख्या पर असर पड़ रहा है। तो हाँ, इसका आबादी के बाघों की संख्या पर असर पड़ रहा है, और बाघों की संख्या बाघों के अलावा भी अन्य जीवों पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। यदि किसी जीव की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई तो क्या है, पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाएगा, जिसके कारण क्या है, उसके पर्याप्त संसाधन नहीं मिल पाए। इस प्रकार जीवों का आवास एवं संसाधन उनकी उत्पत्ति, विलुप्ति या बदलाव का एक कारण हो सकता है। क्या किसी प्रजाति के जीव की संख्या में वृद्धि जितनी तेजी से होती है, उसके लिए खाद्य संसाधन या जैविक और अजैविक दोनों घटक भी उतनी ही तेजी से बढ़ते होंगे। यह जानने के लिए हम निम्न ग्राफ का उपयोग करेंगे। यह ग्राफ सन 1780 के दशक में किए गए किसी प्रजाति के जीवों की संख्या में वृद्धि व उनके लिए खाद्य संसाधनों की मात्रा का तुलनात्मक अध्ययन का परिणाम। तो यहाँ पर इस ग्राफ में समझते हैं कि इस ग्राफ में दिया गया, इस ग्राफ को किसमें 1780 में के दशक में क्या है, बनाया गया। तो इसमें दो ग्राफ दिया है, पहला क्या है, खाद्य आपूर्ति का, और दूसरा अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि का। तो चित्र 2 ग्राफ द्वारा खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि। तो क्या है, ग्राफ देखकर बताए कि क्या खाद्य संसाधन और जनसंख्या वृद्धि की दर एक समान है। तो देखते हैं खाद्य आपूर्ति क्या है, यहाँ पर है, तो क्या है, खाद्य संसाधन की मात्रा और क्या है, समय। तो आप देखेंगे कि जो खाद्य संसाधन है वो समय के अनुसार क्या है, धीरे 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 कर कर क्या है, बढ़ रहा है। किंतु जनसंख्या वृद्धि में देखेंगे क्या है, जनसंख्या और समय ये क्या है, समय के अनुसार क्या है, जनसंख्या में बहुत क्या है, इंक्रीज हो रहा है, ये क्या है, तेजी के साथ क्या है, बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या हुआ, ये अनियंत्रित हो गया। इसलिए इसमें बताया गया कि अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि। तो क्या खाद्य संसाधन और जनसंख्या वृद्धि की दर एक समान है, तो नहीं, खाद्य संसाधन और जनसंख्या वृद्धि की दर एक समान नहीं है। इनमें से किसके बढ़ने की दर ज़्यादा तेज है। जैसे कि आप लोग ग्राफ में देख ही सकते हैं कि जो खाद्य संसाधन है वो क्या है, धीरे धीरे करके क्या है, बढ़ रहा है, लेकिन क्या है, जो जनसंख्या वृद्धि क्या है, तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो इसमें किसके बढ़ने की दर ज़्यादा तेज है, तो वो है जनसंख्या वृद्धि की। तो इसमें जनसंख्या वृद्धि की बढ़ने की दर ज़्यादा तेज है। वैज्ञानिकों का मानना था कि जनसंख्या में यदि अनियंत्रित रूप से बढ़ोतरी होगी तो खाद्य संसाधन पर्याप्त नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक आपदा, परस्पर द्वंद्व व लड़ाई से कुछ जीव मर जाएंगे जबकि कुछ बच जाएंगे। इस तरह से जीवों की संख्या में वृद्धि नियंत्रित रहती है। तो वैज्ञानिकों ने इस ग्राफ के माध्यम से देखा कि क्या है, जो जनसंख्या है वो क्या है, अनियंत्रित रूप से बढ़ रहा है। तो इसमें क्या है, जो खाद्य संसाधन अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो क्या है, जो खाद्य संसाधन है उसमें क्या होगा, कमी होगा,
जिसके कारण क्या है, जो प्रकृति के द्वारा कोई आपदा है या फिर कोई अपरस्पर लोग क्या है आपस में द्वंद्व करने लगेंगे, लड़ाई करने लगेंगे, तो इस प्रकार से इसके रूप में बताया गया। तो क्या जो जीव बच जाते हैं उनमें कुछ विशेषता होती है? तो हाँ, जो जीव बच जाते हैं उनमें कुछ विशेषता होती है, क्योंकि आप इस प्रकार से उदाहरण से भी देख सकते हैं कि जिस प्रकार जो गिंको है, साइकस है, मांस है, या फिर कोई स्तनधारी प्राणी जैसे कि चूहे है, तिलचट्टा, इसको कॉकरोच भी कहते हैं, ये क्या है डायनासोर के समय में भी पाया जाता था, अभी के समय में भी क्या है पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो जीव बच जाते हैं उनमें कुछ विशेषता होती है। क्या जीवों पर प्रकृति का कोई प्रभाव पड़ता है? तो हाँ, जीवों का प्रकृति का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उस पे रहने सहने में तथा उसके में क्या है कुछ विविधता पाई जाती है, और वो क्या है एक नए प्रजाति के रूप में उभरता है। क्या डायनासोर की विलुप्ति के पीछे भी ऐसा ही कारण रहा होगा? तो हाँ, डायनासोर की विलुप्ति के पीछे ऐसा कारण रह सकता होगा, क्योंकि जिसके कारण ये क्या है अपने आप को क्या है प्रकृति के अनुकूल नहीं कर पाया, जिसके कारण ये क्या हो गया विलुप्त हो गया। कई वैज्ञानिक इसी दिशा में सोच रहे थे, साथ ही उनके आगे कई सवाल थे, जैसे प्रकृति में जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? क्या सभी जीव पृथ्वी पर अब उनके वर्तमान रूप में ही कहीं से डाल दिए जा गए हैं, या प्रकृति में जो जीव बच जाते हैं उनमें बदलाव आता है या फिर विलुप्त हो जाते हैं? तो वैज्ञानिक इस बारे में सोच रहे थे कि आखिरकार प्रकृति में जीवों की विकास या फिर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुआ होगा, या कहीं से डाल दिए गए हैं, या फिर जो जीव बच गए हैं उसी से क्या होता है वह उत्पन्न होता है। जैसा हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, और इन्हीं कोशिकाओं से बहुकोशिकीय जीव बनते हैं। तो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि जो कोशिका है वह जो पूर्ववर्ती मतलब जो पहले की कोशिकाएं होती है उन्हीं से उत्पन्न होती है। तो याद रखिए कि जो कोशिका होता है वो हमारे शरीर की क्या होता है कार्यात्मक इकाई होता है। उन कोशिकाओं से ही क्या होता है बहुकोशिकीय जीव या फिर कोई भी प्रजाति है, कोई भी जीव है वह बनता है। उसी समय की कुछ उल्लेखनीय वैज्ञानिकों में चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वेलेस थे, जिन्होंने जीवों की उत्पत्ति के बारे में अपने व्यापक अध्ययन के आधार पर सिद्धांत दिए। आइए हम डार्विन के अध्ययन व अनुभव को समझें। तो उस समय जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिसमें नाम था क्या है चार्ल्स डार्विन है और अल्फ्रेड रसेल वेलेस थे, जिन्होंने क्या है जीवों की उत्पत्ति के बारे में क्या है गहन अध्ययन किया, जिसके आधार पर उन्हें कुछ सिद्धांत दिए। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे डार्विन के अध्ययन ने तो किस प्रकार से का अवलोकन किया। तो आज के लिए बस इतना ही, और चलिए जल्दी से हम लोग आज रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने जाना क्या जीवों का विकास। तो जीवों का विकास क्या होता है, तो जीवों का समय के अनुसार बदलाव या फिर जीवों का समय के अनुसार क्रमिक परिवर्तन को ही जीवों का विकास कहते हैं। उसके बाद हमने जाना प्रजाति क्या होता है, ये किसी भी प्रकार की मतलब जीवों की क्या होता है वैरायटी या फिर क्या होता है नस्ल को ही क्या कहते हैं प्रजाति कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जीवाश्म, तो जीवों के अवशेष को ही जीवाश्म कहते हैं। और आवास क्या होता है यह, तो आवास क्या होता है जीवों के रहने के उस स्थान को ही उसका क्या कहते हैं आवास कहते हैं। फिर हमने स्तनधारी प्राणी के बारे में जाना। तो स्तनधारी प्राणी क्या होता है, तो वे प्राणी जिसके स्तन होता है इसको। बाद हमने पढ़ा जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हैबिटेट ऑन द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसमें हमने यह जाना कि किसी भी जीव का जो बेसिक नीड होता है वह है भोजन, प्रजनन एवं सुरक्षा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।